नमस्कार मित्रों, आरवी ISPCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मुख्य परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। पहला प्रश्न विज्ञान व प्रौद्योगिकी विषय से है। प्रश्न है ई गवर्नेंस से क्या तात्पर्य है, इसके विभिन्न लाभों का उल्लेख करना है, भारत में इस क्षेत्र में किए गए कार्यों पर प्रकाश भी डालना है। तो ये देखिए प्रश्न है, इसकी व्याख्या देखते हैं। ई गवर्नेंस से क्या तात्पर्य है, सुनिए ध्यान से, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। ई गवर्नेंस परंपरागत शासन व्यवस्था से भिन्न एक ऐसी शासन पद्धति है जिसमें शासन के प्रत्येक क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। ई गवर्नेंस के अंतर्गत सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों, संस्थानों, कार्यालय, विभाग आदि के विषय में सूचना और उनकी सेवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाता है। ई गवर्नेंस के माध्यम से होने वाले कार्य को 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। पहला है इंटरनेट द्वारा विभागों, मंत्रालयों, कार्यालयों आदि के विषय में सूचना प्राप्त करना। इंटरनेट के माध्यम से प्रश्न भेजना, उसके उत्तर प्राप्त करना। संबंधित विभाग अथवा कार्यालय की संपूर्ण सेवा को इंटरनेट पर उपलब्ध करा देना। परंपरागत शासन व्यवस्था सरकारी कर्मचारी और फाइलों पर आधारित है, जबकि ई गवर्नेंस सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित है। इसमें शासन व्यवस्था को कागज रहित बनाए जाने पर बल दिया जाता है। ई गवर्नेंस होने वाले प्रमुख लाभ इस प्रकार से हैं। सरकार की कार्य कुशलता और कार्य दक्षता में गुणात्मक रूप से वृद्धि होती है। शासन व्यवस्था में बेहतर पारदर्शिता अर्थात भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी के मामलों में कमी आती है। कार्यों के शीघ्र संपादन के फलस्वरूप बहुमूल्य श्रम और ऊर्जा की बचत होती है। जरूरी कागजात अथवा दस्तावेजों की सूचना कंप्यूटर में सुरक्षित होने के कारण उसके खो जाने का खतरा समाप्त हो जाता है। संबंधित विभागों अथवा कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों तथा कर्मचारियों का कार्यों के प्रति अधिक सचेत तथा उत्तरदायी होना अर्थात व्यवस्था का दुरुस्त होना यह भी माना जाता है। फाइलों और अलमारियों आदि की आवश्यकता बहुत कम रह जाने के कारण कार्यालय पर स्वच्छता तथा सुव्यवस्था का होना। भारत में ई गवर्नेंस पर 1 दशक से भी अधिक समय से कार्य चल रहा है। हरियाणा राज्य के कानून अभिलेख निदेशालय राजस्व विभाग में लैंड रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट, विभिन्न पेंशन योजनाओं के कंप्यूटरीकरण का कार्य तथा हरियाणा बिजली वितरण निगम के लिए ऑनलाइन बिलिंग की परियोजनाएं हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में भूमि 2000 योजना के अंतर्गत भू अभिलेख कंप्यूटर और इंटरनेट पर उपलब्ध है। वहीं अन्य राज्यों में भी ऐसी सेवाएं देखिए दी गई हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी ज्ञानदूत योजना ई गवर्नेंस के प्रोत्साहन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विकास, सूचना और संचार सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक सेंटर फॉर ई गवर्नेंस स्थापित किया है। भारत में ई गवर्नेंस का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों तक कर इसे और अधिक क्रियाशील किया जा सकता है। आइए अगला प्रश्न है, आनुवांशिक वैक्सीन क्या है? इंपॉर्टेंट, आनुवांशिक वैक्सीन क्या है? यह परंपरागत वैक्सीन से किस प्रकार भिन्न है? आनुवांशिक वैक्सीन एक ऐसी वैक्सीन होती है जिसकी सहायता से जीवों की कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षी एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है। ये प्रतिरक्षी विभिन्न रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान कर शरीर को बीमार होने से बचाते हैं। आनुवांशिक वैक्सीन में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में प्रायः DNA के स्थान पर RNA का प्रयोग किया जाता है, परंतु विभिन्न कारणों को ध्यान में रखते हुए DNA का प्रयोग बेहतर साबित हुआ है। इस वैक्सीन को इंजेक्शन या जीन गन के द्वारा शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है। जीनों को इंजेक्शन द्वारा सीधे ही कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाता है। आसपास की कोशिकाएं भी उन्हें स्वयं अवशोषित कर लेती हैं। जीन गन की सहायता से प्लाज्मिड DNA कोशिका के केंद्रक में पहुंच जाता है और उसे विशेष कोड युक्त प्रतिजनी प्रोटीन बनाने का निर्देश देता है। यही प्रोटीन कोशिकाओं से बाहर आकर प्रतिरक्षा प्रदान करता है। परंपरागत वैक्सीन एक निश्चित अवधि तक शरीर को रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करती है। मृत रोगाणुओं से बनी वैक्सीन जैसे पोलियो के रोगाणु से निर्मित वैक्सीन
कोशिका के अंदर प्रविष्ट नहीं हो पाती है, इसलिए वह केवल प्राथमिक सुरक्षा ही प्रदान कर पाती है। फलतः जो रोगाणु कोशिका के भीतर प्रविष्ट हो जाते हैं वो जीवित बचे रहते हैं। इसलिए कुछ समय के बाद इस वैक्सीन की प्रतिरक्षा क्षमता समाप्त हो जाती है। फिर भी परंपरागत वैक्सीन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सुव्यवस्थित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आनुवांशिक वैक्सीन परंपरागत वैक्सीन की संरचना में काफ़ी अंतर है। आनुवांशिक वैक्सीन में जीवाणु से प्राप्त डीएनए के एक छोटे टुकड़े प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है, जो बीमारी पैदा करने में अक्षम होता है। प्रतिरक्षा के लिए प्रयुक्त प्लाज्मिड की जीन रचना को बदलकर ऐसा जीन डाला जाता है जो रोगाणुओं की तरह एक या अधिक प्रकार की प्रतिजनी प्रोटीन बना सकता है। रोगाणु की पुनर्संरचना कर सकने या बीमारी पैदा करने वाले जीन निकाल दिए जाते हैं। आनुवांशिक वैक्सीन का उपयोग मनुष्य में होने वाले हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, कैंसर जैसे रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षा सामर्थ्य बढ़ाने में किया जाता है। यदि कोशिकाओं द्वारा जीन ग्रहण करने की प्रक्रिया को तीव्र किया जा सका तो और भी बेहतर परिणामों की आशा की जा सकती है। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी पर प्रश्न है के अनुप्रयोगों पर चर्चा करिए। नैनो टेक्नोलॉजी का एक वीडियो भी डाला गया है, 7-8 मिनट का है, आप उसे पढ़ लीजिएगा, साथ में यह उत्तर भी देख लीजिए। नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो औषधियों के निर्माण से लेकर चिकित्सा के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले औजारों के निर्माण में काफ़ी बढ़ता जा रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा कंप्यूटर नियंत्रित आणविक औजारों का निर्माण किया जाता है। नैनोबोट्स या सेल मशीन कहलाने वाले ये औजार एक मानव कोशिका से भी छोटे होते हैं तथा इनका निर्माण औषधि अणुओं की शुद्धता और सूक्ष्मता के साथ किया जा सकेगा। जुखाम से लेकर एड्स जैसी बीमारी होने तक किसी भी व्यक्ति को सिर्फ 1 चम्मच दवा लेनी होगी। इस दवा में अणु आकार के नैनोबोट्स की पूरी सेना होगी जो शरीर की कोशिकाओं में घुसकर विषाणुओं से लड़ेगी। यदि किसी परिवार में कोई आनुवंशिक बीमारी हो तो पारिवारिक सदस्य नैनोबोट्स का सेवन कर सकेंगे। नैनोबोट्स उनके डीएनए में प्रवेश कर प्रभावित जीन की मरम्मत कर देंगे। परंपरागत प्लास्टिक सर्जरी का चलन समाप्त हो जाएगा क्योंकि नैनोबोट्स की सहायता से आंख के रंग में परिवर्तन, नाक की आकृति में बदलाव तथा बिना सर्जरी के लिंग परिसंचरण तंत्र में रुकावट को दूर करेंगे, कैंसर कोशिकाओं को खत्म करेंगे तथा उपकोशिकीय अंगों के कार्यों भी करेंगे। कृत्रिम हृदय का निर्माण यदि आज का चमत्कार है तो कृत्रिम माइटोकॉन्ड्रिया भविष्य का चमत्कार होगा। यही कहा जा सकता है कि नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा आजकल की सभी बीमारियों का अंत हो जाएगा। आइए कुछ छोटे छोटे शब्दों का अर्थ बताना है, व्याख्या करनी, छोटा थोड़ा 20-20 शब्दों में अंत लिखना है। पुशनेट क्या है, लैन क्या है, वैन क्या है और धनुष क्या है। आइए पुशनेट पर चर्चा करते हैं। पुशनेट अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग करने का एक स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग जहां लोग कंप्यूटर के द्वारा एक दूसरे से मिलते हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। पुशनेट के सहयोग से किसी भी संदेश को इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड पर भेजा जा सकता है जिसे कोई भी व्यक्ति देख सकता है। सभी इंटरनेट केंद्रों पर पुशनेट की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा स्वतंत्र रूप से पुशनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन एक आंकड़ा संचार नेटवर्क होता है जो कई कंप्यूटर वर्क स्टेशनों को जोड़ता है और उनके बीच एक स्थानीय क्षेत्र में आंकड़ों एवं सूचनाओं के विनिमय की सुविधा प्रदान करता है। एक ही लैन चैनल के द्वारा जुड़े 2 संचार प्रसाधनों की दूरी आमतौर पर 2 से 5 किलोमीटर होती है। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वैन कोई भी सार्वजनिक प्रणाली हो सकती है जैसे पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। वैन अधिकांश अन्य प्रकार के सर्किट जैसे सैटेलाइट नेटवर्क, ISDN वैल्यू एडेड नेटवर्क आदि का भी उपयोग कर सकता है। वैन देशों तथा महाद्वीपों के आर पार फैला हुआ है। उपग्रह वैन के लिए एक प्रसारण माध्यम होते हैं। आइए अगला है धनुष। धनुष क्या है? जलपोत से छोड़ा जाने वाला धनुष वास्तव में पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का नौसैनिक संस्करण है। इसे विशेष रूप से नौसेना के लिए पारंपरिक और परमाणुविक आयुध हेतु तैयार किया गया है। ये धनुष के बारे में चर्चा हो गई।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।